राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारी हिंदी की क्लास में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या शुरू किया था, हिंदी में वर्णमाला पढ़ना शुरू किया था, जहां हम वर्णमाला में यहां तक पहुंच चुके थे कि व्यंजन को संस्कृत में हल कहा जाता है और स्वर को संस्कृत में अच कहा जाता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद हमारा टॉपिक एक बार ये देख लेते हैं हम संस्कृत में। अरे यार, संस्कृत में देखो व्यंजन को क्या कहते हैं। संस्कृत में व्यंजन को ही हल कहा जाता है। हल जो आपका ऐसे हलंत लगता है ना नीचे अक्षर के, वही होता है हमारा हल। और स्वर को क्या कहते हैं, अच कहते हैं। यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है क्लियर हो गया था। और जिसने वो वाली क्लास नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। हमने उसमें वर्णमाला बिल्कुल शुरू से पढ़ना शुरू किया है, ठीक है ना। ये दोनों टॉपिक थे। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है आते हैं उस पर, वो है हमारा स्वर। इसके बाद हमारा था स्वर कि स्वर कितने होते हैं, स्वर के कितने भेद, मतलब स्वर का पूरा A to Z हम पढ़ेंगे। तो स्वर होता है, मैंने आप लोगों को उस क्लास में बताया कि स्वर क्या होते हैं, जो कि स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं। स्वर क्या होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं, वो हमारे स्वर होते हैं। उसके बाद अब देखेंगे कि हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या कुल संख्या कितनी होती है हमारी, 11 होती है। अब स्वर को सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख दिया गया, मतलब सिर्फ स्वर 11 होते हैं, इनको भी भागों में बांटा गया, पता है। एक होता है हमारा उच्चारण के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या तो 11 होती है, लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि उच्चारण के आधार पर कितनी होती है, तो देखिए कैसे चेंज होता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या आधार पर कितनी होती है हमारी, 10 होती है। उच्चारण के आधार पर कितनी होती है, 10 होती है। पहले हम ये समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कौन कौन से स्वर होते हैं और कैसे ये उच्चारण के आधार पर 10 हो जाता है। और अभी देखिए ये अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, हमारे जो अर्थ के आधार पर है, अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है हमारी, 13 होती है। अब देखिए ये यहाँ पे स्वर 11 थे, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 13 कैसे हो गया भाई। तो ठीक है, ये हम देख लेते हैं और ये पूरा समझ लेते हैं कि कैसे होता है कि उच्चारण के आधार पर हमारे 10 हो गए और अर्थ के आधार पर हमारे 13 हो गए। और हिंदी में कुल जो है, जैसे इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तीनों अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। अगर उसमें आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या, अगर कुल स्वरों की संख्या बोलेगा तो आपको कितना बताना है कि 11 हैं। लेकिन अगर वहीं पे ये पूछ ले कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, तो आपको कितना बताना है, 10 बताना है। लेकिन अगर वहीं पे ये पूछ ले कि अर्थ के आधार पर कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमें कितना बताना है, 13 बताना है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं ये जो हमारे 11 स्वर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। जो हमारे 11 स्वर होते हैं ये होते हैं आ, बड़ा आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ और हमारे ओ, औ, ठीक है। ये इतने हमारे क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं। आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ और ओ औ। देखिए कितने, 2 2 4 2 6 7 8
हो गया ना आपके 11, गिन लीजिए। ये हमारे होते हैं स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 11। इतने स्वर जो होते हैं जो कुल संख्या में इतने स्वर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है उच्चारण के आधार पर स्वर। अब देखिए जो उच्चारण के आधार पर 10 जो स्वर होते हैं, ये जो 10 स्वर होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, इसमें से एक कम कैसे हो गया, 11 में से 10 कैसे हो गया। तो ये हमारा होता है, इसमें की पूरी संख्या होती है जितना है इतना, सिर्फ ये जो आपका ऋषि होता है ना, इसे छोड़कर, ये जो आपका ऋषि होता है इसे छोड़कर बाकी जितने होते हैं सब इन 10 में आते हैं। अब देखिए अभी समझाते हैं कि उसे छोड़ा क्यों गया है। आ ई उ ए ऐ और ओ औ, ओ और औ, ये हमारे क्या होते हैं, ये 10 स्वर होते हैं। अब देखिए ऋषि को छोड़ा, देखो अब बोल रहा है ना कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण का मतलब बोलने के तरीके से। अगर हम लिखने की बात करें तब तो हम इसे लिख देते हैं कि 11 स्वर हैं हमारे, लेकिन अगर वहीं पे ऋषि को बोला जाए, जब ऋषि का प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, आप लोग देखिए ऋषि का जब प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो इसमें क्या निकलता है, मतलब री 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 बोला जाता है ना, री आ ई उ री बोला। री का मतलब इसकी प्रोनाउंस, जब हम इसको उच्चारण करते हैं, इसको बोलते हैं, तो जो ये हमारा रा होता है, ये रा का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, तो ये जो रा होता है ये हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है। ये हमारा क्या होता है, व्यंजन होता है। तो ये जो उच्चारण के आधार पर है, ये जो इसका मुखिया है, जो उच्चारण है ना, इसने क्या कहा कि आप, इसने री से कहा कि आप जो है व्यंजन का गुण लेकर मेरे परिवार में बैठे हैं, मेरे परिवार में व्यंजन का गुण लेके बैठे हैं। और लेकिन उच्चारण को अपने परिवार में कैसे लोगों को चाहिए, कैसे लोग चाहिए, जो सिर्फ उसकी प्रजाति के हों, सिर्फ स्वर हों, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट ना हो। जैसे कि कहा जाता है कि अगर थोड़ा सा भी कोई किसी का है तो मुझे वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक वही कंडीशन इसमें लगती है कि री में जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसका तो उसमें व्यंजन आता है। इसीलिए उच्चारण के आधार पर ये जो इसका मुखिया है, इसने कहा कि भाई अगर तुम्हें मेरे परिवार में रहना है तो तुम्हें व्यंजन को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन री ने कहा कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम एक हैं, हम अलग हो ही नहीं सकते, मैं व्यंजन को नहीं छोड़ सकता। तो जो उच्चारण है इसने कहा कि भाई इसीलिए आपको हम अपने पास नहीं रख सकते, आप मेरे परिवार से हट जाइए। इसीलिए ये कुल में तो गिना जाता है, लेकिन जब इनका अलगाव हुआ तो उच्चारण ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसीलिए री ने वहीं पे अपना स्थान बना लिया और इनके परिवार में वो नहीं आया। ठीक है ना, समझ में आया ना उच्चारण के आधार पर कैसे री अलग हुआ। उसके बाद हम आते हैं अर्थ के आधार। अब देखिए अर्थ के आधार पर हमारे 13 कैसे हो गए, तो ये हो गया हमारा 13 जो स्वर होते हैं ये कौन कौन से हैं। 13 जो स्वर हैं उसमें जो पूरे जो 10 हमारे स्वर हैं वो तो यही होते हैं, लेकिन उसमें देखिए आपका जो ऋषि है वो भी ऐड होता है, मतलब कुल 11 स्वर पहले ऐड होते हैं। जो हमारे क्या है 13 स्वर हैं, 13 स्वरों में देखो कौन कौन से आते हैं। 13 जो स्वर हैं इसमें हमारा आता है आ ई उ री ए आई और हमारा यहाँ से लिख लेते हैं ओ औ और जो 2 है वो कौन कौन से हमारे अंग और आहा। ये जो हमारे 2 होते हैं ये इनको क्या कहा जाता है अयोग वाह। ये जो अयोग वाह वर्ण होते हैं इन्हीं को ही मिला के जो अर्थ के आधार पर 13 संख्याएं होती हैं वो 13 स्वर होते हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। ये क्या होते हैं अयोग वाह। अब देखिए अयोग वाह में कभी कभी इसका संधि विच्छेद पूछ लेता है। इसका संधि विच्छेद है आ प्लस योग प्लस वाह बराबर अयोग वाह। ठीक है ना, ये हमारे 2 क्या कहलाते हैं, ये अयोग वाह कहलाते हैं। और जब अयोग वाह कुल स्वरों की संख्या में जुड़ जाते हैं तो हमारे कौन से स्वर निकल के आते हैं अर्थ के आधार पर
कुल स्वर निकल के आ जाते हैं। देखते हैं ये जो हमारा अंग है इसे क्या कहते हैं और इसे क्या कहते हैं। ये जो अंग होता है इसको कहते हैं हम अनुस्वार और इसे क्या कहते हैं विसर्ग। इसे क्या कहते हैं अंग को अनुस्वार कहते हैं और जो आहा होता है उसे क्या कहते हैं विसर्ग कहते हैं। अच्छा ये जो पॉइंट लगा होता है, ये जो बिंदु होता है, ये कोई किसी भी वर्ण के किसी भी अक्षर के मतलब कितनी जगहों पर लगता है ये आप लोग बता सकते हैं। ये जो हमारा बिंदु होता है ये किसी भी वर्ण या अक्षर के कितनी जगहों पर लगता है। ये हमारा किसी भी वर्ण या अक्षर के 4 जगहों पर लगता है। ये होता है पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा और ये होता है हमारा चौथा। ठीक है, ये 4 जगहों पर हमारा क्या लगता है बिंदु लगता है। अब देखिए इसके ये जो 4 जगह पे बिंदु लगा है ये इन सबको बोलते क्या हैं, ये कभी किसी ने सोचा कि इसे बोलते क्या हैं। चलिए हम बताते हैं। हम आज इसे हमारा कोई भी अक्षर है वो, अब देखिए हिंदी भाषा की लिपि कैसी कौन सी है, हिंदी की भाषा की लिपि कौन सी है हमारी देवनागरी है। तो देवनागरी में क्या होता है हम बाएं से दाएं की ओर लिखना प्रारंभ करते हैं, यही लिपि होती है। लिपि क्या होती है कि किसी भी शब्द को लिखने का तरीका, किसी भी अक्षर को जो लिखने का तरीका होता है वही हमारा क्या कहलाता है लिपि कहलाता है। और हिंदी हमारी किस लिपि के अंतर्गत आती है देवनागरी। देवनागरी लिपि में क्या होता है कि हम बाएँ से दाएँ की ओर लिखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इसके ऊपर वाली ये जो ऐसी रेखा खींची गई इसको क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं शिरोरेखा। इसे क्या कहते हैं शिरोरेखा, इसे हम कहते हैं शिरोरेखा। और ये क्या होती है हमारी, ये होती है खड़ी पाई। खड़ी पाई बोलते हैं, हम खुद ही वैसे बच्चे थे तभी कहते खड़ी डंडी खड़ी पाई। ठीक है ना, ये होता है हमारा खड़ी पाई। पसीने से दिमाग खराब है। अब उसके बाद देख लेते हैं हमने जो बिंदु को बताया था, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक आपका यहाँ पे होता है और जो एक यहाँ पे होता है। ये जो बिंदु होते हैं, ये जो बिंदु होते हैं चारों, इनका नाम क्या है, ये किसके किसके मतलब क्यों लगाए जाते हैं और इनका नाम क्या है, चलिए हम ये जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए जैसे अभी हमने क्या देखा, हमारा होता है अंग। ठीक है, अंग होता तो देखिए अंग के ऊपर यहाँ पे लगा तो सेम टू सेम ये चीज़ यहाँ पे लगी है। इसे हमने क्या बोला था, इसे हमने क्या बोला था अनुस्वार। इसे हमने क्या बोला था अनुस्वार। अनुस्वार तो ये हमारी क्या होती है, इस बिंदु को क्या कहा जाता है अनुस्वार। क्या कहा जाता है अनुस्वार। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा ये वाला बिंदु। ये वाला बिंदु जो होता है इसका क्या नाम होता है, इसे कहते हैं हम पंचमाक्षर। पंचमाक्षर बिंदु। अब क्यों इसे पंचमाक्षर बिंदु कहा जाता है, ये देखिए जब हम लिखते हैं का खा गा घा अंगा, अंग कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे करते हैं उसके बाद जस्ट उसके आगे लगा देते हैं बिंदु, ऐसे लिखते हैं ना। तो जो ये चीज़ है वो देखिए यही तो आगे मतलब अक्षर के इधर लगाया गया है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसे जो ये 5वां अक्षर कहा जाता है ना, पंचमाक्षर आप लोग जानते हैं ना कौन कौन से हैं हमारे वो। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है कि ये हमारा पंचमाक्षर बिंदु होता है। उसके बाद ये हमारा आता है, ये जो नीचे बिंदु लगा है इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं ताड़न जात। और इसे ही क्या कहा जाता है उच्छिप्त। और इसे ही क्या कहा जाता है द्विगुण। ठीक है, और ये जो हमारे ताड़न जात है, उच्छिप्त है, द्विगुण है, ये कौन कौन से व्यंजन होते हैं, ये हमारा होता है ड और ढ। इसे डा और ढा नहीं बोलते, डह और ढा मतलब ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मुझसे भी ठीक से नहीं हो, ढह और डह ऐसे बोलता, ऐसे डह और ढह ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके जो होते हैं ये होते हैं ताड़न जात, उच्छिप्त और द्विगुण। इन्हीं दोनों को, ये तीनों नाम इन्हीं दोनों के हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका ये डा और ढा होता है ये अलग होता है, ये आप लोग जानते रहिएगा, ये अलग होते हैं और ये अलग होते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए ये जो नीचे बिंदु लगा है वो ना वही बिंदु है ना,
ये जो यहाँ पे लगा है वही बिंदु है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ताड़नजात बिंदु कहा जाता है, या द्विगुण बिंदु कहा जाता है, या उच्छिप्त बिंदु कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये वाला बिंदु, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है भैया नुक्ता। नुक्ता हमारे गांव में जो है वो कोई मर जाए तो फिर काम होता है, उसमें क्या बनती है, नुक्ती, वैसे भी बनती है, सबका अपना अपना वो होता है, बनवाते हैं, मतलब उसका क्या कहते हैं मोतीचूर लड्डू का बड़ा भाई नुक्ता, नुक्ती का बड़ा भाई नुक्ता। तो ये जो नुक्ता होता है इसका नाम क्या होता है, इस बिंदु का नाम होता है नुक्ता। अब देखते हैं ये जो नुक्ता होता है इसको किसने बताया कि भाई किसी भी अक्षर या वर्ण के आगे ये लगाइए और इसका नाम ये रखिए। हमें ये जानना है कि ये भाई बताया किसने। तो ये चीज़ हमारे किसने बताई, राजा शिव प्रसाद, याद आ गया होगा ना, राजा शिव प्रसाद, इन्होंने ही बताया कि नुक्ता का प्रयोग किया जाता है किसी भी वर्ण या अक्षर के पहले। और इनको किसकी उपाधि दी गई है, इनको दी गई है किसकी, राजा शिव प्रसाद को किसकी दी गई है, सितारे हिंद की उपाधि दी गई। इनको किसकी उपाधि दी गई है भैया, इनको दी गई है सितारे हिंद की। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऐसे सुना होगा ना आपने, पूरा इनका मतलब इसी में इनकी उपाधि जो है इसी में आ जाती है, मतलब अलग करने की। अगर वैसे कहीं भी ऐसे दे दे राजा शिव प्रसाद ना, तो काफ़ी लोग तो समझ नहीं पाएंगे कि ये इन्हीं के लिए बोला जा रहा है, कि जिनको शिव प्रसाद सितारे हिंद की उपाधि मिली है वही ये हैं राजा शिव प्रसाद। तो ये इन्हीं को क्या किसकी उपाधि मिली, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की उपाधि मिली थी। और इन्होंने ही बताया कि जो वर्ण या अक्षर के पहले जो बिंदु लगाते हैं उसे नुक्ता कहते हैं। अब देखिए जो हमारा नुक्ता होता है ये किन किन अक्षरों के पहले इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए ये जो नुक्ता होता है ये हमारा 5 अक्षरों के पहले इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सा है हमारा, का होता है, खा होता है, और गा होता है, और घा और रंगा नहीं, ऐसा नहीं है, का खा गा, और आपका होता है जा, और 5वां क्या होता है हमारा फा। ये 5 अक्षर ऐसे होते हैं जिनके पहले हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं। आप लोगों ने इसका उसमें देखा होगा, जैसे जो अरबी और फ़ारसी लिखा जाता है उसमें कुछ इस तरह से प्रयोग किया जाता है। हिंदी के भी कुछ शब्द होते हैं जिसमें कहीं मिल जाता है ये, बाकी ज़्यादातर नुक्ता हमारे हिंदी उसमें अरबी और फ़ारसी में, इसीलिए ना मतलब इसको ना अरबी और फ़ारसी लिपि से लिया ही गया है, ये भी आप देख सकते हैं। और आपने देखा होगा कि ये जो नुक्ता लगाया जाता है उनमें बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इसका, और वहीं से ये लिया गया है, जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने यहीं से लेकर हिंदी में ये बताया कि इसे जो कहते हैं नुक्ता कहते हैं, और मतलब इसके जो भी प्रोसेस है उन्होंने सारा बताया। और ये हमारे 5 अक्षर होते हैं जिनके पहले हम नुक्ता का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो हमारा नुक्ता होता है ना, नुक्ता, इसको क्या कहा जाता है पता है, इसको क्या कहा जाता है, नई ध्वनियाँ। इसी को क्या कहते हैं, नई ध्वनियाँ। कहीं भी नुक्ता न देकर नई ध्वनियाँ दे दे तब भी आप लोग समझ जाइए किसकी बात कर रहा है, ये नुक्ता की बात कर रहा है। और नुक्ता को सर्वप्रथम किसने बताया था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। और नुक्ता जो प्रयोग होता है वो कौन सी लिपि से लिया गया, हमारा अरबी और फारसी लिपि से लिया गया, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं अपने स्वरों के विभाजन पे, स्वरों के वर्गीकरण पे। अब स्वरों को कितने भागों में बांटा गया हम ये पढ़ेंगे, स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वरों का वर्गीकरण सिर्फ ऐसा नहीं होता स्वरों को 2 भागों में 3 भागों में बांटा गया फलाना धमकाना, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका हम देखो स्वरों के वर्गीकरण में भी इसको 2 भागों में बांटा गया है, फिर उसके बाद भी उसके 2 भाग हैं। तो जो स्वरों का वर्गीकरण है उसमें हमारा जो पहला है वो क्या है, मात्रा के आधार पर। क्या है, मात्रा के आधार पर। और दूसरा क्या है, जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर। तो हमारा जो पहला है मात्रा के आधार पर, उसे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पर। ओके, तो हम इसे सबसे पहले पढ़ते हैं। जो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो भी कितने भागों में किया गया है भाई, 3 भागों में किया गया है। स्वरों को बांटा गया 2 भागों में, मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। और जो हमारा मात्रा के आधार पर है इसमें भी स्वरों का विभाजन कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में किया गया है। और उसमें पहला कौन सा है हमारा, ह्रस्व स्वर,
और इसी को क्या कहा जाता है? लघु स्वर। लघु स्वर, इसी को लघु कहा जाता है, इसी को छोटा कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर। और देखिए जो इस हम लोग जब वो छंद और वो चौपाइयाँ वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे जो ऐसे मात्रा बने, इसके बाद हम गिनते हैं कि पता करते हैं कि चौपाई है, सोरठा है, छंद, मतलब क्या है, वर्ब है, हरमाण है, जो भी है उसमें, तो वो हम पता करते हैं। जो हम मात्रा गिनते हैं ना 1 2 ऐसे करके, तो उसे वो ह्रस्व स्वर का जो है एक मात्रिक उसी का चिन्ह होता है। और ह्रस्व स्वर में हमारे आते कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और हमारा ऋषि। ये 4 हमारे किस में आते हैं? ह्रस्व स्वर में आते हैं। और इन्हीं ये जो 4 हैं ना, इन्हीं ह्रस्व स्वर को ही क्या कहा जाता है पता है? मूल स्वर कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर पूछे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो हमारी 4 होती है। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? आ, ई, उ और ऋषि। और इन्हीं को क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा बी वाला देखेंगे हम, क्या होता है हमारा? दीर्घ स्वर या बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। ठीक है, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक। द्विमात्रिक। इसका जो सिंबल होता है कैसे बनता है? ऐसे करके जो बनाते हैं हम ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये होता है हमारा द्विमात्रिक। अब देखिए द्विमात्रिक में कौन कौन से भाई, इन सबको छोड़कर जितने होते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं? द्विमात्रिक में आते हैं। लीजिए, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये हो जाते हैं हमारे द्विमात्रिक में। ठीक है, और उसके बाद ए, बी और सी हमारा क्या होता है? क्या होता है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। अब ये प्लुत स्वर क्या होता है, इसे हमें समझना होता है। और इसी प्लुत स्वर को क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। ठीक है, प्लुत स्वर को ही क्या कहा जाता है? त्रिमात्रिक कहा जाता है। अब इसे समझते हैं हम कैसे। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसे प्रयोग होता है, ऐसे ऐसे। जैसे देखिए, जैसे कोई शब्द, जैसे ओम। ओम बहुत फेमस है, ऐसे ओम ऐसे लिखते हैं ना। मतलब ऐसा शब्द जिसमें जो है जब बोलने लगे, उसका उच्चारण करने लगे तो हमें उसमें ज़्यादा टाइम लगे। जैसे ओम ऐसे बोलते हैं ना। उसके बाद हो गया हमारा, जैसे हो गया राम। अगर ये बीच में लगा है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि हमें ज़्यादा टाइम लगा के इसे बोलना है। ये आपको दिख जाए कहीं भी ऐसे 3 वाला हिंदी वाला, तो आप समझ लीजिएगा कि हमें ज़्यादा टाइम लगा के